मैं क्लास में जाऊँ? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। ऑल क्लियर? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्लास शुरू किया जाए बच्चा? आप लोगों को नोट्स मिल गया? आप लोगों को नोट्स मिल गया? पीडीएफ नोट्स मिल गया? मिल गया तो यस लिखिए। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल गया? जो क्लास चल रहा है उसका पीडीएफ नोट्स मिल गया? बच्चा पार्टी आप लिखो, आपका पीडीएफ नोट्स मिल गया? यस सर, यस सर। आपका पीडीएफ नोट्स मिल गया? यस सर, यस सर। एक ग्रुप में यस सर आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। एक दो बच्चे नो लिख रहे हैं, थोड़ा सा चेक करो बच्चा, क्योंकि जब ग्राफ गया होगा ग्रुप में तो सबको मिल गया होगा। यस सर, यस सर, यस सर। नो सोशल जस्टिस का पीडीएफ नहीं, अभी जो क्लास चल रहा हम लोगों का, जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो पीडीएफ मैंने बनवा के भेजा है, मिल गया 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 है। चलिए, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्लास को शुरू करें। एक और बात, हम लोग क्लास कहां से कल स्टार्ट लिए थे बच्चा? कल क्लास में क्या चल रहा था, उसका हेडिंग क्या था? एक बच्चा बता देगा, लिख देगा तो अच्छा रहेगा। कल की क्लास का हेडिंग क्या था, लास्ट जहां हमने क्लास को फिनिश किया था और पढ़ाना बाकी था? अगर कोई बच्चा लिख देगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोई लिखे? जय भीम। आप लिखो, मिस्टर राजीव। कल का लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? लास्ट टॉपिक मीडिया था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रभाव था, क्या था? दिमाग में है? मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वो तो क्लियर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी मीडिया हमने कंप्लीट कर लिया था। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी कुछ डायमेंशन था, कोई लिख सकता है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स नंबर 4 से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स नंबर 4 से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, हो गया क्लियर। हम लोगों ने कल क्लास शुरू किया था साइबर वर्ल्ड के बारे में, उससे जुड़े जो प्रमुख कंपोनेंट है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर मैं मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का टॉपिक लेकर के शुरू किया था। मीडिया क्या है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? मीडिया का अर्थ क्या है ये मैंने बताया था, और फिर मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है आज के लाइफ में, आज के हमारे समाज में, इंडिया में, वर्ल्ड में, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है या मीडिया का क्या कार्य है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। और इसके बाद फिर हम आए थे सीधे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी एक प्रकार का मीडिया है, जहां हम अपनी बातों को अन्यों तक पहुंचाते हैं, अन्यों के साथ हम क्रिया अंतः क्रिया करते हैं। यही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अर्थ में हम लोगों ने यही लिखा था, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसे साइट्स जिनके माध्यम से व्यक्तियों द्वारा अन्यों के साथ, समाज के साथ क्रिया की जाती है, अन्यों के साथ संपर्क किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, संचार किया जाता है, बातचीत की जाती है, सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है, भेजा जाता है। इसको हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे इस ऑनलाइन की दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म है जो लोगों को यह सुविधा देते हैं कि इनके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हम पहले उस पर एक अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलने के बाद हम उस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और फिर उस प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे लोग होते हैं और फिर उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि। फिर हम लोगों ने किया था सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कार्य है इसका। और हम लोगों ने एक शब्द लिखा है, पुनः सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि। सामाजिक जुड़ाव पहले भी था, सोशल बॉन्डिंग पहले भी थी। कहा जाता है कि परंपरागत समाज से जब हम आधुनिक समाज की तरफ परिवर्तित हुए तो परंपरागत समाज की विशेषता थी इमोशनली अटैचमेंट एक दूसरे के साथ। आधुनिक समाज की विशेषता है दिमाग से हम अटैच हैं लोगों के साथ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। कल भी थे और आज भी थे, लेकिन हमारे लिए हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारी आवश्यकताएं प्राइमरी है। यही हमको अन्यों से जुड़े हुए है। पहले इमोशन केंद्र में हो जाता था, आवश्यकताओं को लेकर के हम एक दूसरे से जुड़ते थे बच्चा, लेकिन जुड़ने पर इमोशन हमारे लिए केंद्र में हो जाता था। इस भागम भाग की दुनिया में, आधुनिक औद्योगिक समाज में, बाजार अर्थव्यवस्था वाले समाज में जहां महत्वाकांक्षा बढ़ी है, इसको पूरा करने के लिए हम बेचैन हैं, हम लगे हुए हैं, फिर भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास समय का अभाव हो गया है और ऐसे में हम लोगों से कटते जा रहे हैं, लोगों से दूर होते जा रहे हैं। 9-9, 10-10, 12-12 घंटे की हम ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बिजनेस पे फोकस्ड है, इतना ज्यादा जब नातेदारों के लिए, रिश्तेदारों तक के लिए हमारे पास समय नहीं। मेट्रो में तो बच्चों के साथ प्रॉपरली, जहां पर फैमिली के दोनों सदस्य, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए समय नहीं होता है मां बाप के पास। वो भी वीकेंड पे ही प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्त मित्र तो बहुत दूर की बात है, समाज के लोग तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कंडीशन में इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने फिर से हमें पुनः लोगों के साथ जुड़ने का, बातचीत करने का, अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान किया है, इंटरेक्शन का अवसर प्रदान किया है, लोगों के साथ फिर से एक बॉन्ड बनाने का मौका इसने प्रदान किया। यही है पुनः सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि। इसके बाद दूसरा पॉइंट था, इस पर डिस्कस मैंने कर दिया था, विभिन्न मुद्दों पर जनमत का निर्माण। इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बहुत सारे हम मुद्दे पर चर्चा होती है, उस पर हम अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं। इस पर तो हम वोटिंग भी करवा लेते हैं लोगों से, आपका क्या मत है ये भी करवा लेते हैं। और इन मुद्दों पर लोगों के पार्टिसिपेशन को संभव बनाते हैं। नहीं होता तो इसके लिए हमें लोगों से आमने सामने मिलना पड़ता, बातचीत करना पड़ता, एकत्रित करना पड़ता, भीड़ जुटाना पड़ता। यहां तो अलग अलग रहते हुए हम फेसबुक के माध्यम से किसी मुद्दे पर परिचर्चा कर देते, डिस्कोर्स कर देते। और तीसरा मैंने बताया था दबाव समूह के रूप में क्रियाशील। यह प्रेशर ग्रुप के रूप में भी क्रियाशील है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पे आ जाती है तो सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। बहुत सारे कानून का निर्माण हमने सोशल मीडिया के सहारे किया। आपने सुना होगा भारत में जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया रेप केस जब हुआ था, तो इसके विरोध में सोशल मीडिया पे काफी प्रचार प्रसार हुआ। और मीटू आंदोलन तो सोशल मीडिया का ही आंदोलन था बच्चा। मीटू आंदोलन
सोशल मीडिया का ही आंदोलन था। सोशल मीडिया पे ही लोगों ने अपने मुद्दों को, महिलाओं ने अपने मुद्दे को रखा और ये देखते देखते इतना प्रबल हो गया, इतना चर्चा में रहा कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा। तो दबाव समूह के रूप में क्रियाशील। चौथा पॉइंट था स्थानीय समस्याओं का सार्वभौमिकीकरण। अब सोचिए, किसी एक क्षेत्र में कोई घटना घटती है, अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई घटना घटती है, किसी के साथ अन्याय होता है, ये वहां की स्थानीय समस्या अगर किसी के साथ आती है, कोई क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आती है, लोग उसको जानते थे पहले अखबार के माध्यम से, रेडियो समाचार के माध्यम से। अब बस जानते थे, सुनते थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। और सूचना अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, लोग पढ़ लेते थे, पढ़ करके 10-20 लोग अपना डिस्कोर्स करते थे पान चाय के दुकान पर, बस आपस में ही गप होता था, 10-20 लोग ही गप कर पाते थे। अगर समाचार पत्र या रेडियो 10 लाख लोगों तक कोई सूचना पहुंचाता था तो 10 लाख लोग एक साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे, उस मुद्दे पर बहस नहीं कर पाते थे। गांव में, शहर में चर्चा होती थी, उसी में कोई नेता होता था, उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करता था, लोगों को जोड़ता था, आंदोलन करवाता था। लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने से कोई भी स्थानीय समस्याओं को बहुत तेजी से यूनिवर्सलाइज किया जा सकता हो जा रहा है। कोई भी क्षेत्र विशेष की समस्या, कोई राज्य विशेष की समस्या धीरे धीरे पूरे भारत स्तर की समस्या बन जाती है। इस पर कई मुद्दों पर नैतिक बहस छिड़ता है बच्चा। कुर्द आयदान एक छोटा बच्चा था, सीरिया का रहने वाला था। सीरिया में जब गृह युद्ध छिड़ा तो सब नाव पर बैठ करके भागे, नाव डूब गया, उस छोटे बच्चे का शरीर समुद्र के किनारे पाया गया। किसी ने उसका फोटो खींचा और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे वो फोटो इतना वायरल हुआ कि उसने पूरे विश्व में एक नैतिक बहस को जन्म दिया। ये नैतिक बहस इतना प्रबल हुआ कि शरणार्थियों के संदर्भ में पूरा देश, पूरा विश्व नैतिक संदर्भ में विचार करने लगा। और इस विचार का रिजल्ट था कि जर्मनी ने, यूरोप के कई देशों ने सीरिया से आए हुए शरणार्थियों को अपने देशों में जगह दी। ये बात अलग है कि आज वहां एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रहा है इसके कारण। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने कई स्थानीय समस्याओं के सार्वभौमिकीकरण को संभव बनाया। यह महत्व बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं। यहां इस पेपर में हमारा कंसर्न इसके हानि से, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौती उत्पन्न कर रहा है इससे है, साइबर क्राइम के रूप में कैसे एक्टिव है इससे है। बट अभी हम लाभ की चर्चा कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम कई मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। हमने एक लिखा है और ये इंडियन सोसाइटी में भी हमने पढ़ाया है बच्चा, अलगाव और एकाकीपन को दूर करने का एक माध्यम। आज कई जगहों पर चले जाओ, इस पर इतना रील आ रहा है। फेसबुक खोल दो, टेलीग्राम खोल दो, इंस्टाग्राम खोल दो, जो भी खोलो उस पर देखो, उस पर तरह तरह के रील, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के शॉर्ट्स हैं। उसमें लोग अपना टिकटॉक टाइप कुछ चीज बना रहे हैं, उसी में कोई डांस कर रहा है। मनोरंजन के इतने साधन इस पर आ गए हैं। जब व्यक्ति अलगावित नहीं है, अलग थलग नहीं पड़ा है, एकाकीपन का शिकार नहीं है कि तनाव में होगा, फेसबुक खोल दिया तो फिर गुम हो गया एक अलग दुनिया में, अब वो इसमें एंजॉय कर रहा है। आज ये मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है, जिसके कारण व्यक्ति का एकाकीपन खत्म हुआ है। अब व्यक्ति अलगावित नहीं रहा। नहीं तो आज इस कारपोरेट वर्ल्ड में हर आदमी अपनी ड्यूटी में इतना, अपने काम में इतना तन्मय हो गया था, मग्न हो गया था, वर्कलोड उसके ऊपर इतना ज्यादा था कि किसी अन्यों के लिए उसके पास समय नहीं होता था। इसलिए अगर आप खाली हैं तो कोई आपके साथ बात करने को तैयार नहीं। सबके ऊपर प्रेशर है, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई आपके साथ बात नहीं करेगा। आप अलग थलग अकेले रहिए। टीवी देखिए, रेडियो देखिए, सुनिए, अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, यही था मनोरंजन का साधन। लोगों के साथ बातचीत नहीं। यहां तो सोशल मीडिया के आ जाने से
आप अपना वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई रूपों में इसने अलगाव और एकाकीपन को दूर करने का एक माध्यम के रूप में कार्य किया है। विचार, सूचना तथा ज्ञान का तीव्रता से फैलाव का एक माध्यम। इसके माध्यम से कोई भी सूचना, कोई भी विचार, कोई भी नॉलेज, कुछ भी तेजी से फैलाया जा सकता है। देखते देखते 10, 20, 50 हजार व्यूज, लाख व्यूज, मिलियन में व्यूज, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर में मिलियन में लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती है। ये भी इसका एक महत्व है, इसका एक कार्य है। अगर कोई चीजें स्प्रेड करना है, कोई सूचना को तेजी से फैलाना है, या आपको अपने विचारों को तेजी से फैलाना है, तो सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, देखिए तेजी से फैल जाएगा। हैशटैग क्या क्या लगाना है, उसमें कई ऐसे उसके तरीके हैं जिसको लगाने से और तेजी से फैलता है। और 7 नंबर पॉइंट हमने दिया, बिजनेस में भी ये सहयोगी है, ये आज व्यवसाय में भी सहयोगी है। हम कोचिंग का प्रचार फेसबुक पे करते हैं, हम कोचिंग का प्रचार सोशल मीडिया पे करते हैं, कई लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार सोशल मीडिया पे करते हैं। अब सोशल मीडिया सामान्य नहीं रहा, बल्कि लोगों ने तो सोशल मीडिया पे अपनी रीच को बढ़ा करके पैसा कमाने का एक माध्यम बना लिया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास YouTube सब्सक्राइबर 2 करोड़ 3 करोड़ है। कहा जाता है कि बड़े बड़े जो YouTube सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, उनको आज कई पॉलिटिकल पार्टी ने हायर किया करोड़ों रुपया देकर, और कहा कि अपने आप YouTube चैनल से हमारी पार्टी का प्रचार कीजिए। प्रचार करने के 2 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। आप अपने YouTube चैनल से दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उनको डिफेम कीजिए, विभिन्न रूपों में उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, उनको बदनाम कीजिए, उनके अगेंस्ट में आम जनता के परसेप्शन को बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोगों ने किया। छोटे छोटे जो चैनल वाले लोग हैं, जिनका 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे 2 लाख है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वो लोग भी एक्टिव थे। 50,000 दे दीजिए, मैं आपका प्रचार करूंगा, मैं अपने चैनल पे डालूंगा आपकी बात को। तो निश्चित तौर पर कई बिजनेसमैन इनको यूज करते हैं, इन पर अपना प्रचार करते हैं। और यही नहीं, बिजनेसमैन यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल के फेसबुक और यूट्यूब कंपनी को पैसा करते हैं, पेड एड चलवाते हैं। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो आप देखते होंगे, आपके सामने जब फेसबुक पे बहुत सारी बातें आती है तो कुछ जगहों पर एड स्पॉन्सर लिखा होता है। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि कोई कंपनी ने फेसबुक को पैसा दिया। फेसबुक यही कमाई है ना, तो उसने किया क्यों, शुरू क्यों किया था? यूट्यूब कंपनी, फेसबुक कंपनी की यही कमाई है कि उस पर हम पेड एड चलवाते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में इसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो ये बिजनेस व्यवसाय में भी आज कई रूपों में कारगर है। आज अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए कई जगहों पर लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब चीजों को लोग यूज कर रहे हैं। ये रूपों में, इन रूपों में व्यवसाय में भी सहयोगी, लेकिन हम लोगों का लेना देना तो बच्चा इसके नकारात्मक प्रभाव से। सोशल मीडिया का क्या नकारात्मक प्रभाव है, सोशल मीडिया कैसे हमारे आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती उत्पन्न कर रही है, क्योंकि आपके सिलेबस का लाइन है मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप। तो हम इसके नकारात्मक प्रभावों को देखेंगे, और इसका नकारात्मक प्रभाव जो सबसे प्रमुख है बच्चा, निजता का संकट। हमारे जो भी डेटा है उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ी है इसके कारण। इसलिए कहा जाता है कि आप इन सब साइट्स पर बहुत सारी अपनी बातों को मत रखिए। अपनी सारी बातों को रख देंगे, बहुत से लोग रखते हैं, सारे फोटोग्राफ्स रखते हैं, बहुत सारी चीजों को रख के प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट कर देते हैं तो डेटा तो चला जाता है, कंपनी के पास डेटा चला जाता है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ है बच्चा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट।
अभी 2023 में हमारी सरकार ने कानून बनाया है, क्योंकि ये फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपके डेटा को बेच देती है, दूसरे को दे देती है। मैंने अभी पीछे लिखा ना कि व्यवसाय में सहयोगी है। यहां पर कई सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो आपके इंटरेस्ट को रीच करते हैं, मतलब पढ़ने का प्रयास करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप फेसबुक यूजर हैं, आप सोशल मीडिया के यूजर हैं, तो कंपनियों को पता चल जाता है कि आपका चॉइस, आपका पसंद क्या है, और फिर आपके पसंद की चीजें आपके प्रचार में आने लगेगी, बार बार आपके पास आने लगेगा। वो लोग इतना अलर्ट हैं कि यदि आपने कोई चीज सर्च किया, सोशल नेटवर्किंग साइट, गूगल पे तो होने पर तो होता ही है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी लोगों ने लगा रखा है। ये कंपनियां आपकी सूचनाओं को, आपके पसंद को, आपके पर्सनल डेटा को बेचती है, कई व्यवसायिक कंपनियां खरीदती है, और इस पर अगर कुछ आप अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन रखे रहते हैं तो ये भी सार्वजनिक होने का डर लगा रहता है। इसलिए निजता का संकट, ये इसका एक प्रमुख नकारात्मक परिणाम है, या एक सुरक्षा चुनौती भी। अगर हम देखें तो ये भी, और किसी की प्राइवेसी को चुराना, हर व्यक्ति को अपनी बातों को प्राइवेट रखना उसका फंडामेंटल राइट्स है। आपने देखा होगा 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था बच्चा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में पहली बार स्टैब्लिश कर दिया कि जो प्राइवेसी का राइट है, निजता का अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हर व्यक्ति को अपनी बातों को गुप्त रखने का अधिकार है, बहुत सारी चीजों को छुपाने का अधिकार है, जबरदस्ती उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और अगर हमारी बातों को, हमारी प्राइवेट चीजों को कोई हमारे कंसेंट के बिना सार्वजनिक करता है, ये कंपनियां अगर करती है, कोई और व्यक्ति करता है, इसका क्राइम। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है बच्चा, सुरक्षा चुनौतियां हैं, निजता का संकट, प्राइवेसी क्राइसिस, इसको आप लिखिए, एक हेडिंग डाल दीजिए बच्चा, क्योंकि कार्य और महत्व जनरली नहीं पूछेगा, मैंने आपको दे दिया, बट इसका हेडिंग आप जरूर डालें और इसको आप लिख लें। आपका टॉपिक होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नकारात्मक प्रभाव या सुरक्षा चुनौतियां। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नकारात्मक प्रभाव या सुरक्षा चुनौतियां। और पहला है, स्क्रीन पर है, आपके सामने है, निजता का संकट, प्राइवेसी क्राइसिस। बहुत से लोग तो इस पर अपना सब कुछ खोल के रख देते हैं, कुछ भी करते हैं उस पर डालते, बर्थडे बनाए, कहीं घूमने गए, मैरिज एनिवर्सरी का डेट है, कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी। आज मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, आज मेरी पत्नी की याद आ रही है, पति की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है, सब कुछ ए टू जेड। हमने एक टर्म यूज किया था, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जितने भी साइबर वर्ल्ड पे किसी का पीछा करना, अगर हम किसी भी व्यक्ति को पीछा करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की उसकी गतिविधियों का माइक्रो लेवल पर रीड करें, वॉच करें, तो उसकी बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो सब कुछ ओपन नहीं रखते हैं, प्राइवेसी करके, प्राइवेट करके रखते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक होने का खतरा बना रहता है। कंपनी ही अगर चाहे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपकी सूचनाओं को बेच सकती है, डेटा बेच सकती है। विभिन्न सूचनाओं, सेकेंड पॉइंट लिखिए, विभिन्न सूचनाओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, फोटो आदि की सुरक्षा को खतरा। विभिन्न सूचनाओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, फोटो आदि की सुरक्षा को खतरा, आदि की सुरक्षा को खतरा।
ये भी लाइन से ही समझ में आ जा रहा होगा। बहुत से लोग इस पर बहुत सारे फोटो डाल देते हैं, बहुत सारे लोग यहां से आपकी फोटो को ले लेते हैं, उसके फोटो को फोटोशॉप में जाकर के उसको मिसयूज कर देते हैं। बच्चा, आपका गर्दन अलग कर देंगे, फोटो में ही धड़ा अलग कर देंगे, अश्लील वस्त्र पहने हुए किसी लड़की का धड़ को ला करके और आपकी गर्दन को काट करके उस धड़ पर लगा देंगे। फोटोशॉप में जाकर इतना बेहतरीन तरीके से आपकी फोटो को एडिट कर देंगे। अब एक अच्छा व्यक्ति गंदे वस्त्र में, अश्लील वस्त्र में कोई महिला, कोई लड़की अगर दिखाई देगी, फिर उनको डिफेम करेंगे। किया जा सकता है ये क्राइम, इसके लिए वो जेल जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की संभावना बनी है, इस तरह की खतरे बनी है। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर किसी को शेयर करते, बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर देते। ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें हमेशा खतरे में है। अपने आधार कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने क्या किया, आपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को, जिसको भी जरूरत है उसको शेयर कर दिया। समझ लीजिए कि आपके हाथ से वो निकल चुका है, वो खतरे में। तो इस तरह के दस्तावेज, फोटो आदि की सुरक्षा को खतरा। अगर जो साइबर क्रिमिनल है चाहे तो अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लेता है तो बहुत सारी चीजों को पकड़ लेगा। आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसको कि आपने व्हाट्सएप से शेयर किया है उसके पास चला जाएगा, एक्सेस उसको मिल जाएगा। विभिन्न सूचनाओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, फोटो आदि की सुरक्षा को खतरा। तीसरा पॉइंट लिखिए, नवीन प्रकार के अपराध। नवीन प्रकार के अपराध, ब्रैकेट में साइबर क्राइम या साइबर अपराध, और पुराने अपराध में सहायक होकर आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है आपका। मैंने कल ही बताया था कि मेरे फेसबुक अकाउंट को किसी ने गलत रूप में मेरे ही आईडी को लेकर के एक फेसबुक अकाउंट बना दिया और फिर उसके माध्यम से वो पैसा वसूलने का काम कर रहा है, अपराध कर रहा है। अक्सर आपके यहां व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसमें लिंक दिया रहता है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं आप फंस जाते हैं। तो आजकल इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग करके भी लोग क्राइम कर रहे हैं। इस तरह से साइबर क्राइम में भी सहायक है। ये पुराने अपराध जो हुआ करते थे उसमें भी ये सहायक हो जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही बहुत सारी सूचनाओं को लोग शेयर कर देते हैं, अपनी बातों को बता देते हैं। व्हाट्सएप पे अपराधियों को बात करना है तो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करते हैं अपराध को संचालित करने के लिए, अपराध को करने के लिए। सीरिया में बैठे हुए बड़े बड़े जो आतंकी संगठन है वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करके आतंक फैलाने का काम करते हैं। तो नवीन प्रकार के अपराध में सहायक और पुराने अपराध में भी सहायक होकर आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती। ये तीसरा है आपका। चौथा, गलत सूचनाओं और अफवाहों को फैलाकर। गलत सूचनाओं एवं अफवाहों को फैलाकर सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर करना या सामुदायिक सौहार्दता के समक्ष चुनौती। सामुदायिक सौहार्दता के समक्ष चुनौती। ब्रैकेट में मैंने असम हिंसा लिखा है। 4 नंबर पॉइंट लिख लो बच्चा, एक लिख लो पूरा, तब फिर हम समझा देते हैं। 5वां लिखो, आतंकवादी गतिविधियों में सहायक होकर। 5th पॉइंट, आतंकवादी गतिविधियों में सहायक होकर
आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो ISIS, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया। आतंकी गतिविधियों में सहायक होकर आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती। और छठा है अश्लीलता में वृद्धि। ये भी क्राइम है बच्चा, अश्लीलता में वृद्धि, ब्रैकेट में पॉर्न साइट्स आदि ब्रैकेट में लिख सकते हो। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन विभिन्न रूपों में हमारे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रही है, हमारे देश के लिए चुनौती बनी हुई है, हमारे समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। चौथा पॉइंट में हमने लिखा है कि किस तरीके से इसके माध्यम से गलत सूचनाओं को स्प्रेड कराया जाता है। बहुत सारे वीडियो में से किसी के आधा छोटा पार्ट को कट किया जाता है, इस तरीके से कट किया जाता है कि जो असली रूप है उसका बदल जाए, और उसको फिर एडिट करके सोशल मीडिया पर चलाया जाता है। किसी को डिफेम करना हो, किसी का परसेप्शन मैनेजमेंट, जनता का परसेप्शन मैनेजमेंट किसी मुद्दे पर करना हो, इस तरीके से गलत सूचनाओं को फैलाया जाता है, अफवाहों को फैलाया जाता है, और इसके माध्यम से सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर करता है, निर्जातीय हिंसा के फैलाने में सहायक हुआ है, सांप्रदायिक दंगा को फैलाने में सहायक हुआ है। असम हिंसा में यही हुआ था। मैंने कई बार चर्चा की, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाते समय, नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि कैसे असम हिंसा में सहायक रहा है। कोकराझार असम का एक जिला है बच्चा, और कोकराझार में वहां की पुलिस ने ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन आबसू के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया। आबसू के कुछ नेताओं को, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस वाले सभी के सभी मुस्लिम थे, 5 पुलिस वाले और एक दरोगा, ये मुस्लिम थे। और इन्होंने क्या किया कि गिरफ्तार करने के बाद जब वो लेकर आ रहे थे तो मुस्लिमों की भीड़ को के हवाले कर दिया। जिनको गिरफ्तार किया गया, किस केस में गिरफ्तार किया गया था, तो आरोप था कि इन्होंने वहां के उस क्षेत्र के कुछ मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या की, आमसू के नेताओं की हत्या की। ऑल माइनॉरिटीज, ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन, AAMSU, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के 2 नेताओं की हत्या की गई, और इस हत्या का आरोप लगाया गया आबसू के कुछ नेताओं पर, लोगों पर। और उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ले आती है और मुस्लिमों के भीड़ों के सुपुर्द कर देती है, और भीड़ उनको पीट पीट के मार डालती है। उसका फोटो वीडियो वहां से पाकिस्तान जाता है, फिर पाकिस्तान से उसको वायरल किया जाता है, सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, और देखते देखते वो तेजी से स्प्रेड होता है, इतनी तेजी से कि मारते पीटते हुए देख करके वहां के बूढ़े लोगों में आक्रोश भड़क उठता है कि कैसे मुस्लिम लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, पीट पीट के मार दिया उन्होंने। फिर वो अपने क्षेत्र में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। फिर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहने वाले बूढ़े लोगों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग मारपीट करना शुरू करते हैं। एक सांप्रदायिक हिंसा का जन्म होता है, और ये धीरे धीरे बच्चा पूरे भारत में फैलता है। कोकराझार का मुद्दा या असम हिस्सा का मुद्दा जो था, वहां पर जो मुस्लिम थे वो बांग्लादेशी मुस्लिम के रूप में ज्यादातर लोग थे। पूरे भारत में बांग्लादेशी मुस्लिमों को बाहर भगाओ के रूप में एक आंदोलन की शुरुआत होती है, और फिर बांग्लादेशी मुस्लिमों के फेवर में भारत के मुसलमान खड़े हो जाते हैं। भारत के अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ये सब कुछ
कमाल करने का श्रेय सोशल मीडिया को जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया को ही यूज करके हमारी देश विरोधी शक्तियों ने सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने का प्रयास किया था। तो यह भी सोशल मीडिया के द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती है। पांचवा हम लोगों ने लिखा है, आतंकवादी गतिविधियों में सहायक होकर आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आज टेररिज्म में भी सोशल मीडिया को यूज किया जाता है, और मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूं कई बार कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई लोग आज इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए, कई लोग उनके स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे, इस्लामिक स्टेट के लिए जान देने, शरीर में बम बांधकर अपने को उड़ा देने के लिए लोग तैयार हैं। इसी सोशल मीडिया का प्रयोग करके इस्लामिक स्टेट अपना प्रचार कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने का प्रयास कर रहा है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में भी सहायक है, और इस तरह से ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती उत्पन्न कर रही है। इसलिए आप देखोगे कई बार जब असम हिंसा वाला केस हुआ था तो सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया था, कई जगहों पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। कश्मीर वगैरह में कई बार ऐसी घटनाएं घटी है कि आप पूरे कश्मीर में इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, जैम कर दिया गया, नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि कहीं पर भी जाकर के हम इंटरनेट को जैम कर सकते हैं। और छठा है अश्लीलता में वृद्धि। ये भी आंतरिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो केवल गोली बंदूक से सुरक्षा ही नहीं बच्चा, साइबर अपराध से सुरक्षा, और अश्लीलता को फैलाना अपराध है। हमारे भारत की जो यौन नैतिकता है वो पश्चिमी समाजों की यौन नैतिकता से भिन्न है। और यहां पर यदि कोई पॉर्न साइट चलाए, परिवार के अंदर बैठ करके कोई पॉर्न देख रहा, ये सामान्य घटना नहीं है, ये हमारी समाज और संस्कृति को विखंडित करने वाली घटना है। इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया, कानून बना करके इसको अपराध माना गया है, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से इसको यूज किया जाता है। अश्लीलता को फैलाने में भी इस साधन को यूज किया जाता है। इस तरीके से आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती को उत्पन्न कर रही है, हमारे समाज के समक्ष चुनौती को उत्पन्न कर रही है, हमारे भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौती को उत्पन्न कर रही है। और सभी गतिविधियां आज के डेट में कानूनी रूप से अपराध है। इसको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं। और आज जो साइबर सुरक्षा के लिए हमारे यहां प्रयास किए जा रहे हैं उनमें इन सब चीजों को रोकना शामिल है, इन सब चीजों को रोकना शामिल है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, विकसित हो रही है कि जिस विद्यमान टेक्नोलॉजी को केंद्र में रख करके हम सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ कुछ और नए प्रकार के अपराध सामने आ जाते हैं। फिर जब तक हम उन अपराधों को रोकने के लिए कुछ नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए कानून बनाते हैं तब तक कुछ और आ जाता है। ध्यान देना, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस तरीके से हमारे समक्ष सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर रही है, ये सब आपके सामने है। इसलिए आज मीडिया से हम कुछ अपेक्षा करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो हैंडलर है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सब से हम कुछ अपेक्षा करते हैं। इन सब के कुछ अब दायित्व हैं। केवल सोशल नेटवर्किंग साइट चला देना पर्याप्त नहीं है। मीडिया सूचनाओं का प्रसार करती है, लेकिन केवल सूचनाओं का प्रसार मात्र करना उनका दायित्व नहीं है। इसके अलावा भी कुछ अन्य नैतिक दायित्व हैं। हमने बच्चा क्या किया है कि एक डायमेंशन दे दिया, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक बार प्रश्न पूछा गया, और ये कुछ अलग टाइप की चीजें नहीं है। क्वेश्चन घुमा के यदि पूछेगा तो हमें देखना होगा कि उसमें लिखना क्या है। इसी को लेकर के मैंने एक टॉपिक यहां पर खींच दिया है, आप लिखिए, हेडिंग डालिए, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक दायित्व। मीडिया का नैतिक दायित्व और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक दायित्व। मीडिया का नैतिक दायित्व और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक दायित्व।
क्योंकि यहां पर मीडिया के संचालक है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संचालक है वो कंपनियां जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चलाती है। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है? उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम लोग जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स से जुड़े हैं, यूज करते हैं। ये व्यक्ति भी है, संगठन के रूप में भी हम हो सकते हैं। हम अपने बिजनेस को फैलाने के लिए इसको यूज करते हैं या फिर अपने दोस्तों मित्रों से इंटरेक्शन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं। और तीसरा घटक है सरकार। सरकार का काम है ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मीडिया से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। इसलिए ये राज्य का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है कि इसके लिए कानून का निर्माण करे और मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हैंडलर को रेगुलेट करने का प्रयास करे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो साइबर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इन हैंडलर्स की भी है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भी है, इनको जो ऑपरेट करते हैं कंपनियां उनकी भी है, गूगल की भी है, फेसबुक की भी है और सरकार की भी। क्योंकि फाइनली रक्षा किसकी करनी है? हमारी करनी है, व्यक्तियों की करनी है, समूहों की करनी है, संगठनों की करनी है, समाज की करनी है। तो साइबर सुरक्षा की दिशा में जब प्रयास आएगा तो राज्य के द्वारा किए गए प्रयास आएगा, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या किया गया। बट इनके भी कुछ नैतिक दायित्व हैं। हालांकि राज्य कानून बनाकर के इनके नैतिक दायित्वों का निर्धारण करता है कि ये फेसबुक, ये गूगल, ये यूट्यूब, आपको ये सब चीज करना चाहिए। क्या इनके नैतिक दायित्व हैं? हमने एक हेडिंग बनाया है, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक दायित्व। देखो, टॉपिक खत्म करना हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि प्रश्न पकड़ में आ जाए। लाखों लोग उसी जनरल स्टडीज के पेपर को पढ़कर के पीटी देते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट से क्वेश्चन। यही 5-6 सेगमेंट है और हम 50% क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। हमारे बच्चे सब कोचिंग पढ़ते हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब तैयारी करते हैं, फिर भी वो 50% प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, 100 अंक नहीं ला पाते हैं। क्योंकि 100 अंक में क्वालिफाई होता है पीटी, 100, 105, 110 कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी के बच्चों का बच्चा, वो पीटी पास नहीं कर पाते। यानी वो 50 से भी कम प्रश्नों का उत्तर दे पाते। 50-60 प्रश्न ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं। ये प्रश्न कोई मंगल ग्रह से लेकर के नहीं लाया गया है बच्चा। अगर किसी वर्ष के पेपर में पॉलिटी से 20 क्वेश्चन है तो पॉलिटी से ही है, वो कोई भूगर्भ शास्त्र का क्वेश्चन नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी से ही है, इकोनॉमी का क्वेश्चन इकोनॉमी से ही है, हिस्ट्री का क्वेश्चन हिस्ट्री से ही है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही है, साइंस का साइंस से ही है। फिर भी हमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम तो सिलेबस पूरा करने वाली पढ़ाई पढ़े, फटाफट फटाफट सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस खत्म हो गया वाली पढ़ाई और परीक्षा पास करने वाली पढ़ाई में अंतर होता है। हम टॉपिक पढ़े होते हैं, मौलिक अधिकार पढ़े हैं और मौलिक अधिकार के क्वेश्चन को नहीं कर पाते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी टीचर ने पढ़ा दिया है, हमने भी तैयारी किया, हमने भी पढ़ करके गए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से प्रश्न पूछा गया, हम नहीं कर पाए। तो क्योंकि हम छूकर निकल गए हैं, हम थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास नहीं किए हैं, हम और उसके क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं उसको देखने का प्रयास नहीं किए हैं। यही कारण है बच्चा कि 4-4 साल हम तैयारी करते रह जाते हैं और हमारा प्रीलिम्स पास नहीं होते, मेंस और फाइनल सिलेक्शन तो दूर की बात है। इसलिए मेरी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि सिलेबस पूरा करने के लिए मत पढ़ो बच्चा, पास करने के लिए पढ़ो। और पास करने के लिए पढ़ने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि हर टॉपिक के इतने ज्यादा डायमेंशन खींच दिए जाएं कि उस सब को पढ़ लेने पर 95% क्वेश्चन का आंसर आप करने में सक्षम रहो। 2-4 क्वेश्चन फिर भी रहेगा जो आपके ऊपर से जाएगा, बट मैक्सिमम को आप अपने कंट्रोल में रखो।
निश्चित तौर पर इस तरीके से पढ़ने पे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 4 साल तक पीटी नहीं हो रहा, इससे बढ़िया है ना कि यार मेरे साथ थोड़ा झेल लो। इनको नहीं आता है आ जाएगा, और जिनको आता है उनका भी नुकसान नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा, क्या बुरा है। मीडिया का क्या है नैतिक दायित्व? नैतिक दायित्व समझ में आ रहा है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, उससे क्या अपेक्षा की जाती है मीडिया से। मीडिया का जो कार्य है वो तो है ही, लेकिन उससे कुछ और क्या अपेक्षा की जाती है। मीडिया का काम सूचनाओं का प्रसार करना है, वो तो कर ही रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का काम सोशल नेटवर्किंग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है और लोगों को सारी सुविधाएं देना है जहां लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सके, वो कर ही रहा है। परंतु इससे अधिक क्या अपेक्षा की जाती है मीडिया से, और क्या अपेक्षा की जाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैंडलर से, क्या अपेक्षा की जाती है, इनके क्या नैतिक दायित्व है, ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट बनाया है और आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका क्या नैतिक दायित्व। इनका नैतिक दायित्व है कि मीडिया सूचना का प्रसार करो, लेकिन गलत सूचना का प्रसार मत करो। मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपने प्लेटफॉर्म, अपने सिस्टम को इतने सुरक्षित बनाओ कि इसका उपयोग करके कोई क्राइम ना कर सके। साइबर क्राइम को रोको। आप अपने यूजर पर इतना निगाह रखो कि कोई यूजर आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके किसी को उत्पीड़न न करे, किसी को नुकसान न पहुंचाए। आप अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था इतना मजबूत रखो कि आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी चीज हम रखे हैं, हम प्राइवेट कर दिए हैं, तो प्राइवेट रहे, कोई माई का लाल उसको न चुरा पाए, हमारी गोपनीयता बनी रहे, हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके दुरुपयोग को आप रोकिए। हम आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हमने आप पर भरोसा किया है, हम आप प्लेटफॉर्म पे जुड़ के हम अपना सारा डेटा शेयर कर देते हैं, हम अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे डेटा की सुरक्षा करें, आप हमारे व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकें, हमारी प्राइवेसी को सुरक्षित रखें, हमारा कोई सामान न चुराए, हमारा कोई उत्पीड़न न करे। ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। आप ही के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कोई आकर के हमारा लूट के लेकर चला गया, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंज्यूमर के प्रति, उपयोगिताओं के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति या उपयोगकर्ताओं के प्रति इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स कंपनी के मालिकों का, यानी हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, मीडिया कंपनी का या मीडिया का, ये नैतिक उत्तरदायित्व। और यही नहीं, राज्य और समाज के प्रति भी नैतिक उत्तरदायित्व है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया एक स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ होता है। मीडिया की नैतिक उत्तरदायित्व है कि उसके साइट्स पर, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक उत्तरदायित्व है कि उसके साइट्स पर ऐसी कोई गलत सूचनाओं या एक्टिविटीज को न संपादित किया जाए जिससे राज्य की स्थिरता को समक्ष खतरा पहुंचे, राज्य के विरुद्ध विद्रोह और भड़क उठे। इन साइट्स को यूज करके लोग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करें। इस तरह के सूचनाओं को रोकना होगा, इस तरह के गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना होगा। हालांकि सरकार रोकने का प्रयास करती है, बच्चा मीडिया, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई इस तरह का एड चलाते हो जो पॉलिटिकल टाइप का एड है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसमें कुछ गलत चीजें हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं स्वीकार करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बट ये कितना करती है, कितना मजबूती से करती है, ये सारी चीजें डिस्कशन का विषय है। बट इनका ये नैतिक दायित्व तो है। और राज्य विरोधी ही नहीं, समाज में व्यवस्था फैलाने वाली असम हिंसा जैसी घटनाएं,
उपभोक्ताओं के प्रति इनका नैतिक दायित्व तो है ही, राज्य और समाज के प्रति भी इनका नैतिक दायित्व है। समाज के प्रति इनका नैतिक दायित्व है कि ऐसी सूचनाओं को प्रसारित करने से रोके, अफवाहों को फैलाने वाली सूचनाओं को प्रसारित करने से रोके। बहुत से लोग आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करके अफवाह को फैला सकते हैं। अफवाह को फैला करके दो समुदायों के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ा सकते हैं, तनाव को बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक हेडिंग बनाया, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक दायित्व। अगर इस तरह के हेडिंग से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें 6-7 पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए, यही हम लोगों को लिखना है। पहला है बच्चा, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। और हर वाक्य पर आप लंबा चौड़ा लिख सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक डायमेंशन होगा, मुश्किल से 60, 70, 80 शब्द से पूछा जाएगा। गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। दूसरा, साइबर अपराध को रोकना। साइबर अपराध बड़ा टर्म है, अब हर तरह के इस मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करके अगर कोई अपराध कर रहा है उसको रोकना। ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करना, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकना। ये सब व्यक्ति के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नैतिक दायित्व। ए नंबर में हमने दिया है राज्य के प्रति, सरकार के प्रति भी इनका नैतिक दायित्व है। क्या है भाई? राज्य विरोधी और सरकार को अस्थिर करने वाले गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। और 7 नंबर पॉइंट में दिया है समाज में अव्यवस्था, समाज के प्रति इनका नैतिक दायित्व। समाज में अव्यवस्था और सामुदायिक तनाव को उत्पन्न करने वाले अफवाह एवं गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। अगर कोई ऐसा अफवाह, कोई ऐसी गलत सूचना जिसके प्रसारित करने से समाज में सामुदायिक तनाव उत्पन्न हो सकती है, सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है, लोग एक दूसरे के साथ मारकाट कर सकते हैं, इस तरह के सूचनाओं को न प्रसारित होने दिया जाए। इसका जिम्मेदारी किसकी है? इन साइट्स की है, इन कंपनियों की है। यही कारण है कि इन कंपनियों के विनियमन की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि इन कंपनियों के, इन साइट्स के रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि समय समय पर सरकार कानून बना करके इन कंपनियों को रेगुलेट करने का प्रयास करती है। बट अभी भी ये कंपनियां पूरी तरह से हमारे कानून के दायरे में नहीं है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और क्या क्या आगे प्रयास कर रहे हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। बट और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। यही है बच्चा आपका 2 डायमेंशन मैंने करा दिया। आपका 2 डायमेंशन हमने करा दिया। एक में हमने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा, साइबर क्राइम के विभिन्न रूप के बारे में पढ़ा। दूसरे में हमने मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैसे सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ा। हालांकि ये भी साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है, उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एक साथ दिया गया है। और हमारा तीसरा पार्ट था, उसी में कॉमा दे दे करके, याद होगा आपको, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। आप एक हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल करके पीडीएफ नोट्स लिखिए। जहां जहां लिखवाना होगा हम वहां वहां लिखवाते चलेंगे। अब सिंपल साइबर सुरक्षा क्या है इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। ये नहीं पूछेगा साइबर सुरक्षा क्या है। पीडीएफ नोट्स। साइबर सिक्योरिटी एक इस ये हमारा समाज है, हमारा देश है जिसमें हम रहते हैं, और हमारे राज्य का दायित्व है कि हमारी सुरक्षा करें। एक्सटर्नल
स्टेट एक्टर से हमारी सुरक्षा, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर से हमारी सुरक्षा और इंटरनल एक्टर से हमारी सुरक्षा। इंटरनल स्टेट एक्टर्स नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी सरकार हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना, लेकिन हमारे देश के अंदर कई देश विरोधी शक्तियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती, उनसे सुरक्षा करना हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। और हमारे देश के बाहर जो दुश्मन देश है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे सुरक्षा करना हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। और हमारे देश के बाहर कुछ ऐसे दुश्मन संगठन हैं, एक्सटर्नल हैं, देश के बाहर के हैं, बट राज्य अभिकर्ता नहीं है, गैर राज्य अभिकर्ता है। सिलेबस में हिंदी वर्ड यही यूज किया गया है, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स। इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा, ये भी हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की है। और हमारे देश की सरकार इसके लिए 2 मंत्रालयों का गठन किया है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और दोनों हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इनके प्रयासों में अन्य मंत्रालय भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। पूरा इंटरनल सिक्योरिटी में सुरक्षा मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। अब चूंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा एक नए वर्ल्ड की रूपरेखा खींच रखी है, एक नए वर्ल्ड को निर्मित किया है, जिसको हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं, जिसको हम वेब वर्ल्ड कहते हैं, जिसको हम ऑनलाइन की दुनिया कहते हैं। और जब हम इस ऑनलाइन की दुनिया में घुस चुके हैं, जब हम इस साइबर वर्ल्ड में घुस चुके हैं, जब हम इस वेब वर्ल्ड में घुस चुके हैं, इस वेब दुनिया से जुड़ चुके हैं अपने सूचनाओं के साथ, अपने पर्सनल डेटा के साथ, तो कहीं ना कहीं इन सब के संदर्भ में भी हमारी सुरक्षा जरूरी है। और ये सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबकी है, सरकार की है। इसके लिए जो भी सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी टेक्नोलॉजी वाले से जुड़े हुए मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, सब सहयोग देते हैं। और इस दिशा में सभी मिलकर के हमारी सुरक्षा में लगे हुए। आइए देखते हैं साइबर सुरक्षा की दिशा में हमारा क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से हमारी सरकार साइबर अपराध को रोकने का प्रयास कर रही है। साइबर जगत को यूज करके या सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट्स, मीडिया को यूज करके जो अन्य प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा आदि भी, इन सबको रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी साइबर सुरक्षा का मैकेनिज्म क्या है, यही देखना। इस दिशा में अभी तक हमने क्या किया है, आज हम क्या कर रहे हैं और क्या करने की जरूरत है, इस पर एक नजर हम लोगों की होनी चाहिए, एक समझ हम लोगों की होनी चाहिए, ताकि इससे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर हम बखूबी दे सकें। सबसे पहले हम आंतरिक सुरक्षा को डिफाइन करते हैं, लिखना नहीं है तो चूंकि हम एक बार इस पर चर्चा करते चलते हैं कि साइबर सुरक्षा, ये साइबर सुरक्षा है क्या। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत 2 चीजें आती है बच्चा, जो भी हमारे डिजिटल रिसोर्सेज है उनकी सुरक्षा, हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा हो, जो भी रिसोर्सेज है उनकी सुरक्षा। और दूसरा, जो हमारे ऊपर साइबर हमला होता है, हो रहा है, होने की संभावना है, उससे हमारी सुरक्षा। एक तो साइबर वर्ल्ड को सेव करना जरूरी है, साइबर वर्ल्ड को विश्वसनीय बनाना जरूरी है, सुरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि अब हम उसमें रह रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक सुरक्षित शहर में रहना आप पसंद करोगे या असुरक्षित शहर में, एक सुरक्षित देश में रहना आप पसंद करोगे या असुरक्षित देश में, आप जापान में रहना पसंद करोगे या सीरिया में,
अगर हम आपको रहने के लिए गाजा पट्टी में भेज दें, अभी यूक्रेन में भेज दें, अभी रहना पसंद करोगे? नहीं। हर व्यक्ति एक सुरक्षित शहर, सुरक्षित देश, सुरक्षित मोहल्ला, सुरक्षित घर में रहना चाहता है, राइट? सुरक्षित देश हो, सुरक्षित मोहल्ला हो, सुरक्षित शहर हो, सुरक्षित घर हो, उसमें हम रहना पसंद करते हैं। उसी तरीके से जब हम साइबर वर्ल्ड में घुसते हैं तो हमारा साइबर वर्ल्ड भी सुरक्षित होना चाहिए। हम आराम से, ये नहीं कि हम किसी फेसबुक अकाउंट में अपना अकाउंट खोल रहे हैं और डरे हुए हैं, कहीं खुले, कहीं कुछ डाले, क्या गड़बड़ हमारे साथ हो जाएगा पता नहीं। साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, साइबर सुरक्षा। दूसरा, अगर इस पर कोई खतरा, कोई आक्रमण आता है तो उससे बचाव करना भी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आता है। इसलिए साइबर सुरक्षा को यदि हम सटीक एक लाइन में डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन यही है कि साइबर सुरक्षा का तात्पर्य डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा, रीड कर दिया हूं मैंने, डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा से साथ साथ उस सुरक्षा से भी है जो साइबर हमलों से बचाव और नियंत्रण के लिए होती है। कोई भी साइबर अटैक से बचाव के लिए और नियंत्रण के लिए होती है। इसी को हम साइबर सुरक्षा नाम देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि साइबर सुरक्षा के लिए हमने क्या किया है, बट उसके पहले हम साइबर सुरक्षा की इंपॉर्टेंस पर एक डायमेंशन खींच दिए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का महत्व। साइबर सुरक्षा का महत्व किस चीज में है, क्यों जरूरत है साइबर सुरक्षा की? साइबर सुरक्षा की क्यों जरूरत है? वही चीज है बच्चा, कोई नया चीज नहीं लिखना है, बस हमने डायमेंशन खींचा है कि आपको ना टेंशन हो कि साइबर सुरक्षा का महत्व पूछ दिया है तो हम पढ़े नहीं। साइबर सुरक्षा जरूरी है। साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है? ताकि साइबर वर्ल्ड प्रॉपर काम करे। साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है बच्चा ताकि साइबर वर्ल्ड की व्यवस्था बनी रहे। देश की सुरक्षा इसलिए जरूरी है, शहर की सुरक्षा इसलिए जरूरी है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है, साइबर वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, मतलब व्यवस्था बनी रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे, सब कुछ प्रॉपर स्मूथली होता रहे। साइबर सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है कि साइबर वर्ल्ड में रखे हुए साइबर मोहल्ले, साइबर अलमीरे में, साइबर अलमीरा ही तो है यार, हम किसी सर्वर पर, किसी भी जगह पर हम अपना डेटा रख देते हैं। डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो साइबर सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, हमारा पर्सनल डाटा सुरक्षित रहे, हमारी गोपनीयता, जो भी साइबर वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी गोपनीयता, उनकी प्राइवेसी रहे, सुरक्षित रहे। अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, साइबर वर्ल्ड में कोई बाहरी आक्रमण, साइबर वर्ल्ड में अपराध और आक्रमण न हो, और हो तो तत्काल उसका बचाव किया जाए, उसको रोका जाए, इसके लिए भी साइबर सुरक्षा जरूरी है। अगर इस साइबर वर्ल्ड में हम कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, आज का हर बिजनेस सिस्टम जो है आज के डेट में साइबर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। बिना इंटरनेट के ना बैंकिंग सिस्टम काम करता है, ना शेयर ब्रोकर या शेयर मार्केट काम करता है। पूरी की पूरी विश्व अर्थव्यवस्था आज इंटरनेट से जुड़ी हुई है बच्चा, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जरूरत है वो है बच्चा, इनकी प्रतिष्ठा और विश्वास बना रहे, क्योंकि इनका विश्वास अगर खत्म हुआ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, जितने भी है, इस पूरे साइबर वर्ल्ड पर आपका भरोसा खत्म हुआ कि अंदर घुसेंगे, कब क्या हो जाएगा मेरे साथ पता नहीं, तो कोई घुसेगा ही नहीं, फिर बेकार रहेगा, साइबर वर्ल्ड रहेगा, कोई यूजर नहीं रहेगा, सारे यूजर भाग जाएंगे। तो इसकी प्रतिष्ठा और विश्वास को बनाए रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। सो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी या नीड ऑफ
नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्या है भाई? साइबर वर्ल्ड की व्यवस्था को, ऑर्डर को और इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना। ये लिखने वाला चीज नहीं है बच्चा, बस एक्स्ट्रा डायमेंशन है। साइबर वर्ल्ड की व्यवस्था को और इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना। दूसरा है जो यूजर्स हैं उनकी गोपनीयता की रक्षा करना, उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना। ये सब वही है जो हम घुमा फिरा करके वाक्य विन्यास बदल करके रख दिए हैं, चीजें वही है। तीसरा है संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना जो इस साइबर वर्ल्ड में रखा गया है और यूजर्स ने भरोसा करके साइबर वर्ल्ड में रखा। संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना, साइबर अपराध और साइबर आक्रमण को रोकना, इसके लिए भी साइबर सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि बिना साइबर सिक्योरिटी के साइबर अपराध को नहीं रोका जा सकता है, साइबर अटैक को नहीं रोका जा सकता। व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखना, समझा चुका हूं, और प्रतिष्ठा और विश्वास की रक्षा करना ताकि साइबर वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस बना रहे। यही है बच्चा साइबर सुरक्षा का महत्व, साइबर सुरक्षा का इंपॉर्टेंस, साइबर सुरक्षा की जरूरत, साइबर सुरक्षा की नीड। साइबर वर्ल्ड ऐसा नहीं है जो एक देश का, ये साइबर वर्ल्ड एक पूरा विश्व है और इसमें घुस जाने के बाद इंग्लैंड, अमेरिका सब एक है। इसमें समय और दूरी, टाइम एंड स्पेस सिमट जाता है। एक सेकंड नहीं लगता हम अपनी बातों को अमेरिका को पहुंचा देते और इस पर लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, रिसर्च चल रहा। अभी एक रिसर्च हुआ है बच्चा, जो अभी रिसर्च अप्रूवल हुआ है, तो रिसर्च सफल भी हो गया है कि 10,000 गुना इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी जितनी स्पीड है, जो टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद 10,000 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। अब समझ सकते हो कि साइबर इंटरनेट स्पीड का क्या होगा। अभी भी देख रहे हो कई 4G 5G तरह तरह के जी आ रहे हैं, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आज डेवलप की जा रही है। पूरा विश्व इसके लिए प्रयासरत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है, वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी है, हर देश इस दिशा में प्रयास कर रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बाद में एक बार चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले आए कि भारत भी प्रयास कर रहा है। भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए क्या किया है, अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस इंडिया के कंटेस्ट में है, प्रश्न इंडिया के कंटेस्ट में ही पूछा जा रहा है। तो भारत द्वारा साइबर सुरक्षा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों की ही चर्चा हमें ज्यादा करनी होगी, प्रश्न वहीं से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो ये जानकारी हमें ज्यादा रखनी होगी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है भारत में साइबर सुरक्षा प्रबंधन। भारत में साइबर सुरक्षा प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन इंडिया। आप अपना एक हेडिंग डालिए बच्चा, हेडिंग डालिए। इस टॉपिक को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक भाग जिसमें हम लिखेंगे और एक भाग जिसमें हम नहीं लिखेंगे। जो एकदम करेंट है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको लिखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना, और जो एकदम करेंट नहीं है बट एक समझ बनाने के लिए उसको पढ़ना जरूरी है, तो हम उसको लिखे बिना काम चलाएंगे। मान लो नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 में आया, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति हमारी सरकार द्वारा बनाई गई, उस पर यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया है और इसके आए हुए 11 साल हो गए। तो अब इससे सवाल की संभावना नहीं है बच्चा, बट पढ़ना तो जरूरी है, एक नजर डालना तो जरूरी है।
वो हम यहां डलवा देंगे आपको, एक समझ विकसित हो आपको, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजों को हम छोड़ के चलेंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अधूरी रहेगी, टूटी फूटी से रहेगी। इसलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल चुके हैं, हेडिंग डाल करके नीचे एरो दीजिए और एरो दे करके लिखिए, आप यहां हेडिंग लिख सकते हैं ये वाला, भारत में साइबर सुरक्षा हेतु, भारत में साइबर सुरक्षा हेतु कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं, कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं जिनको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, जिनको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। निम्न रूपों में देख सकते हैं। आप नीचे एरो दो, एरो देकर के लिखो पीडीएफ नोट्स, एरो देकर के आप लिखो पीडीएफ नोट्स, निम्न रूपों में देख सकते हैं। ये तीन तरह से है, एक नीतिगत प्रयास, इस दिशा में बनाए हुए कुछ कानूनी प्रयास, आईटी एक्ट 2000 बनाया गया, 2008 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में बनाया गया है बच्चा, जो भी नए कानून 2023 में इस दिशा में 2 कानून बनाए गए, कानूनी प्रयास, नीतिगत प्रयास। 23 में एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, साइबर सुरक्षा रणनीति बनाई गई, नीतिगत प्रयास, कानूनी प्रयास और संस्थागत प्रयास। इस दिशा में कई संगठन और संस्थाओं का निर्माण किया गया है। 13 एक संगठन, एक केंद्र है जो नोडल एजेंसी का काम करती है, CIRT इन, CIRT इन। CERT इन, सॉरी, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया, संस्थागत प्रयास है। और फिर लास्ट में हम कुछ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा करेंगे, तो एक समझ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी हो जाएगी। हम सबसे पहले आते हैं और कुछ देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान से, 11वीं पंचवर्षीय योजना से। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होती है बच्चा? 2007 से। 2007 से 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान था और 2012 से 2017 तक चला 12th 5 ईयर प्लान, राइट। इधर 2015 के बाद जब हमने नीति आयोग का गठन किया तो 5 ईयर प्लान बनाना हमने छोड़ दिया। अब नीति आयोग के निर्देशानुसार हमने अपने विकास नीतियों का निर्माण करना और विकास की प्रक्रियाओं को संचालित करना शुरू किया। ये आप पढ़ चुके हो, इकोनॉमी में भी पढ़ चुके हो। हालांकि 11th 5 ईयर प्लान के पहले से ही इस 13 की बात मैं कर रहा हूं, उसकी स्थापना 2004 में ही की गई थी। आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था और उसके माध्यम से भी साइबर सिक्योरिटी की दिशा में प्रयास किए गए थे, आईटी एक्ट। लेकिन हम मीन 2007 के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना से लिखना शुरू किए हैं। उसी में थोड़ा बहुत पहले वाली चर्चा भी हम करते हैं। हमने यहां से आप देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना में साइबर सुरक्षा से संबंधित 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए, 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए। जब 2007 में हमने 11th 5 ईयर प्लान बनाया, उसमें साइबर सुरक्षा को केंद्र में रखा गया, साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और इस दिशा में 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए कि साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम इन 5 लक्ष्यों को अचीव करें।
5 लक्ष्यों को अचीव करे। पहला लक्ष्य था साइबर जगत को सुरक्षित करना, साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना, उस साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना जिससे इंडियन जुड़े हुए, भारत के साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना पहला लक्ष्य। इस दिशा में ढेर सारे काम किए गए कि साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित रखा जा सके। और बड़ा क्लियर है कि जब तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रख सकते। पहला लक्ष्य था कि साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित रखा जाए, एक सुरक्षित साइबर वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें कि यूजर निश्चिंत होकर इस साइबर वर्ल्ड में घूम सके, यूज कर सके। दूसरा लक्ष्य था साइबर आक्रमण को निरस्त करना, एक ऐसा साइबर सुरक्षा सिस्टम डेवलप करना, साइबर वर्ल्ड की सुरक्षा के साथ एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना जिससे किसी भी प्रकार के होने वाले साइबर अटैक को रोका जा सके और उनसे बचाव किया जा सके, साइबर अटैक को रोका जा सके और उनसे बचाव किया जा सके, यथासंभव साइबर आक्रमणों को निरस्त करना व उनसे बचाव करना, ये 11th 5 ईयर प्लान का दूसरा लक्ष्य था। तीसरा लक्ष्य था जो कंप्यूटर परितंत्र है महत्वपूर्ण, देश के बहुत बड़े बड़े जो संस्थान हैं, रक्षा मंत्रालय है, कई, इनका जो कंप्यूटर परितंत्र है, इन परितंत्र को साइबर आक्रमण से पूरी तरह से प्रतिरक्षित करना। साइबर अटैक होगा तो बाकी जगहों पर नुकसान होगा, लेकिन कम से कम जो हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इस पर अलग से फोकस किया जाए। पूरे साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना, साइबर आक्रमण को निरस्त करना और बचाव करना, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको तो साइबर आक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास। अगर साइबर आक्रमण हो भी, कम से कम उस कंप्यूटर परितंत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। तीसरा है आपका देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्रों को साइबर आक्रमण से पूर्णतया प्रतिरक्षित करना, पूर्णतया परिरक्षित करना। 3 उद्देश्य हो गया बच्चा, 3 उद्देश्य हो गया, कोई दिक्कत। अब चौथा उद्देश्य है कि मान लो साइबर आक्रमण हो गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सोचा गया कि साइबर आक्रमण हो गया तो क्या होगा। अगर अटैक हो गया, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर परितंत्र ध्वस्त हो गया, तो कैसे उसको फिर से एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक किया जाए, यही होना चाहिए ना। इसका भी जुगाड़, इस पर भी सोचना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए, और उस अटैक से जो हानि हुआ है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये भी हमारा चौथा लक्ष्य था। ये भी हमारा चौथा लक्ष्य था। देश के महत्वपूर्ण साइबर आक्रमण की दशा में अगर साइबर आक्रमण हो जाता है तो यथासंभव जितना अधिक से अधिक हो सके शीघ्रता से कंप्यूटर तंत्र को पुनर्स्थापन करना। आक्रमण से जो डैमेज हुआ है, जो कंप्यूटर खराब हुआ है, उसको फिर से ठीक करके साइबर वर्ल्ड के व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाना, कंप्यूटर परितंत्र को फिर से ठीक कर देना, और जो नुकसान हुआ है बच्चा, उस नुकसान को मिनिमाइज करना, तथा इस प्रकार के आक्रमण से होने वाली हानि को कम से कम स्तर तक बनाए रखना, कम से कम रखना। एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए, 11th 5 ईयर प्लान में हमने निर्धारित किया, जिससे कि आक्रमण होने पर जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर किया जाए और इससे होने वाले नुकसान को कैसे मिनिमाइज किया जाए। 5 लक्ष्य था। 5वां लक्ष्य था हमारा, अब देखोगे तो इन्हीं 5 लक्ष्य की दिशा में काम होगा ना। दिमाग को अगर खुला रखो तो पूरे साइबर वर्ल्ड की सुरक्षा की दिशा में कुछ काम होना चाहिए, साइबर वर्ल्ड की सुरक्षा की दिशा में कुछ काम होना चाहिए। जो हमारे कंप्यूटर परितंत्र, महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्र है, उसकी सुरक्षा की दिशा में काम होना चाहिए। साइबर अपराध, साइबर आक्रमण को रोकने की दिशा में कुछ काम होना चाहिए। और 14, यदि साइबर आक्रमण हो गया तो कैसे उसको हम इमीडिएट रिकवर करें
और उससे होने वाले नुकसान को कैसे मिनिमाइज करे, इस दिशा में कुछ काम होना चाहिए। ये 4 लक्ष्य था। और 5वां लक्ष्य था कि इस दिशा में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनकी क्षमता को विकसित करना। ये करेगा कौन? साइबर सुरक्षा का काम में जो मैकेनिज्म में जो लोग लगेंगे, कंप्यूटर परितंत्र की सुरक्षा में जो लोग लगेंगे, लोग होंगे। इनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए जरूरी है कि स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई की जाए। इसके लिए जरूरी है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, है ना। तो सबसे पहले तो जो लोग हैं जो इसकी सुरक्षा में लगे हुए, उनकी क्षमता को बढ़ाना, उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेंड करना। जो यूजर्स हैं जो हमारे संगठनों में कार्यरत हैं उनकी क्षमता को भी बढ़ाना। आम यूजर्स नहीं, रक्षा मंत्रालय है हमारा, उसमें जो भी हैंडल करते हैं लोगों की क्षमता को, उनकी ट्रेनिंग को, ताकि कंप्यूटर में कोई भी चीज को डालते समय कैसे आप सिक्योरिटी सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ये हमारा 5वां लक्ष्य है बच्चा, मानव संसाधन की क्षमता विकास करना। मानव संसाधन का क्षमता विकास करना। 11th 5-year प्लान में साइबर सुरक्षा की दिशा में ये 5 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया बच्चा। और फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर कई प्रयास किए गए, कई कदम उठाए गए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 11वीं योजना काल में निम्नलिखित कदम उठाए गए। निम्नलिखित कदम उठाए गए। क्या कदम उठाए गए? तो ऑलरेडी साइबर सुरक्षा के लिए प्रयास पहले भी किया गया था। 2000 में एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट बनाया गया था बच्चा। 2008 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। 2000 में जो बनाया गया था उसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं थी। 2000 से 2008 तक काफी हद तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। कई नए नए तरह के सुरक्षा थ्रेट्स हमारे सामने आए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे सामने आए, नए नए तरह के साइबर अटैक हमारे सामने आए। इन सबको ध्यान में रखते हुए महसूस किया गया कि इस आईटी एक्ट में कुछ और चीजें डाली जानी चाहिए, कुछ और अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। हम लोगों ने आईटी एक्ट में 2008 में अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी की दिशा में कई प्रयास किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन किए गए। 2008 में संशोधन किया गया था बच्चा। इन संशोधनों के द्वारा साइबर सुरक्षा की दिशा में कई ठोस प्रावधान किए गए। एक मोटा मोटी पहले आउटलाइन लेकर चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किया गया। क्योंकि आम जनता तो बिल्कुल, बैंकिंग में कंप्यूटर आ गया, बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर पर आधारित हो गया, हर जगह ऑफिस में कंप्यूटर आ गया, ऑफिस में कंप्यूटर से काम होने लगा। ई गवर्नेंस के तहत पूरी ऑफिस को कंप्यूटराइज किया जाने लगा, पूरी फाइल उस कंप्यूटर पर रखी जाने लगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर, और सबको ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया। ई गवर्नेंस समझते हो, पढ़ चुके हो। पूरा डिपार्टमेंट इस साइबर वर्ल्ड में घुस गया बच्चा। इसलिए तो मैंने कहा सूचनाओं की सुरक्षा, सूचनाओं की चोरी, डेटा की चोरी। और इसको यूज करने वाले, अपलोड करने वाले सामान्य व्यक्ति थे। उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जमा नहीं था। इस तरह के स्पेशलिस्ट लोगों को यूज करते थे, लेकिन वो आउटसोर्स करते थे। सरकारी नौकरी में वो लोग नहीं थे। केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों ने, अपने विभिन्न विभागों ने अपने यहां काम करने वाले लोगों के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किया, गाइडलाइन जारी किया। आप जब कंप्यूटर को यूज करते हो, इंटरनेट को यूज करते हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो, तभी जाकर के साइबर सुरक्षा बना रहेगा, तभी जाकर के हैकर्स या उस तरह के लोगों से बचाव हो सकेगा। दिशा निर्देश जारी किया गया। जो भी उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसको ट्रेनिंग दी गई,
बाहर से ट्रेनर को मंगाया गया, हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। जो भी कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग थे, जो इन सब चीजों से गहन रूप से जुड़े हुए थे, उनको एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलवाई गए कि वो अपने डाटा को इस तरीके से सुरक्षित रूप में रखे साइबर वर्ल्ड में। और समय समय पर ड्रिल भी किया गया बच्चा। समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर सभी मंत्रालयों तथा विभागों में साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए। आवश्यकता अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और नियमित अंतराल पर साइबर सुरक्षा के लिए ड्रिल किए गए, ताकि जो भी नए नए लोग कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, इंटरनेट पे काम करने वाले लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर महत्वपूर्ण संस्थानों में, मंत्रालयों में वो ट्रेंड हो तो खतरा कम होगा। बिल्कुल नए रहेंगे तो खतरा। ये सब 7th 5-year प्लान में जो 5 लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके दिशा में, उसके तहत काम किया गया। हालांकि मानव संसाधन की क्षमता का विकास करना 5वें लक्ष्य के तहत इसको काम किया गया, और 5वें लक्ष्य के तहत काम करने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लक्ष्य भी पूरा होगा। 5 लक्ष्य दिमाग में है ना। पांचवें लक्ष्य के ही कंटेस्ट में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है बच्चा, वहां पर स्पेशल कोर्स शुरू किया गया। साइबर सुरक्षा के लिए स्पेशल कोर्स शुरू किया गया। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी कहा गया कि आप इस तरह के कोर्स शुरू करें। मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था कि आज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जब बीटेक करने हम जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी उसका एक पार्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्स हो गया है। भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये कोर्स चलाया जा रहा है। सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएससी ब्रैकेट में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी। मतलब लोग आज साइबर सिक्योरिटी से भी बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। ये सारी चीजें 7th 5-year प्लान में जो टारगेट किया गया था उसके तहत किया गया, ताकि भारत में ऐसे ट्रेंड लोगों की फौज तैयार की जा सके जिनको साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाए और साइबर सिक्योरिटी को संभव बनाया जा सके। ठीक है। सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि के स्तर पर साइबर सुरक्षा के विशिष्ट कोर्स शुरू किए गए। निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी इस प्रकार के कोर्स चलाने की अनुमति दी गई है। इसी योजना के तहत खास करके 7वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 में शुरू हुई, उसी के तहत, हालांकि उसके पहले ही एक सर्टिन की स्थापना की गई थी। सर्टिन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। शब्द से ही लग रहा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यानी अगर कोई साइबर अटैक होता है, कंप्यूटर सिस्टम ध्वस्त होता है, कोई कंप्यूटर परितंत्र खराब होता है साइबर अटैक के कारण, तो ये टीम इमीडिएट आएगी और इस अटैक के दुष्प्रभाव को दूर करने का प्रयास करेगी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, समझ में आ रहा होगा मेरी बात। साइबर अटैक से बचाव के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स, याद करो, एक लक्ष्य में था। हालांकि ये 2004 में आई थी बच्चा, सर्टिन की स्थापना 2004 में ही हो गई थी, बट ये सर्टिन को और ऑर्गेनाइज किया गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में तो इस सर्टिन को राज्य और क्षेत्र स्तर पर गठित किया गया। सर्ट इन के साथ सर्ट स्टेट आ गया, सर्ट रीजनल आ गया।
और हर जगह इस तरह की टीम का गठन किया गया। यह एक नोडल एजेंसी होगा, यह एक सेंटर होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की, एक एजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह के साइबर अटैक की स्थिति में, ये आईटी एक्ट 2000 जब बनाया गया था तो उसमें प्रोविजन था, उसी के तहत ये किया गया। सर्टिन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, सर्टिन की स्थापना की। सर्टिन के बारे में यहां लिखा हुआ है अबाउट सर्टिन। सर्टिन सर्व्स एज ए नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स as per provisions of section 70B of the IT Act 2000. It comes under Union Ministry of Electronics and Information Technology. समझ में आ चुका होगा। 13 का उद्देश्य साइबर आक्रमणों की स्थिति में कंप्यूटर परितंत्र को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना है। इमीडिएट इमरजेंसी विकास के प्रथम चरण में सर्टिन सिर्फ सरकारी परितंत्रों को सुरक्षा प्रदान करता था, केवल सरकारी परितंत्रों को ही सुरक्षा प्रदान करता था, उसके लिए सर्टिन बनाया गया था। परंतु 12वीं योजना के काल में सर्टिन की स्थापना राज्य के स्तर पर भी कर दी गई तथा उनकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र में आने वाली अधिक महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्रों को सुरक्षा प्रदान करना भी हो गया। इस तरह से 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो प्रयास बीन किए गए हैं बच्चा, उसकी मैं चर्चा करता जा रहा हूं। खास करके हमने अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो कदम उठाए गए 5 लक्ष्यों को केंद्र में रख करके उसकी चर्चा कर रहा हूं। और इसी कदम में हमारा 5वां कदम है राज्य पुलिस, सीबीआई तथा सर्टिन के अंतर्गत अनेक प्रशिक्षण शिखर का आयोजन किया गया। अनेक प्रशिक्षण शिखर का आयोजन किया गया और इसके तहत लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को ट्रेन किया गया और लगातार उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षित किया जा रहा। क्लियर है? ये 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत साइबर सुरक्षा पर व्यवस्थित प्रयास शुरू हुआ। 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए और उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कई कदम उठाए गए। उन कदमों की चर्चा हम लोगों ने यहां पर कर दी। 5 लक्ष्य आपके दिमाग में पड़े हुए हैं। साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना, साइबर आक्रमण को रोकना, महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्र को सुरक्षित करना, साइबर आक्रमण की दिशा में इमीडिएट रिकवरी को प्राप्त करना और होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करना, और 5वां मानव संसाधन की क्षमता को विकसित करना। ये लक्ष्य था, ये उद्देश्य था साइबर सुरक्षा की दिशा में, और इस दिशा में जो कदम उठाए गए उनकी चर्चा हमने करी। 2012 के बाद जो हमने 2007 से 2012 हमने जब 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की 2012 से 2017 में, तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को यथावत रखा गया, क्योंकि वो लक्ष्य ब्रॉड था। आगे भी आज भी कंटिन्यू है। साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना ये लक्ष्य आज भी है। साइबर आक्रमण से बचाव करना ये लक्ष्य आज भी है। देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्र को सुरक्षित करना ये लक्ष्य आज भी है। साइबर आक्रमण की दिशा में इमीडिएट रिकवरी करना आज भी है। उसी के लिए सर्टिन काम करता है, और होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करना आज भी है। और निरंतर ट्रेनिंग दे करके इस दिशा में ह्यूमन रिसोर्स की क्षमता को डेवलप करना ये लक्ष्य आज भी है। तो मैंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी कंटिन्यू किया गया और इसमें कुछ और प्रयास किए। 11वीं योजना के उद्देश्यों या लक्ष्यों को 12वीं योजना के अंतर्गत यथावत रखा गया है तथा अभी तक उपलब्धियों को और भी सबल बनाने की योजना बनाई गई है।
12वीं योजना काल में अभी तक के मुख्य कदम निम्न प्रकार से है। एक क्या कदम है भाई इसमें? एक राष्ट्रीय साइबर आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। आप देखोगे तो आपदा प्रबंधन के लिए फोर्स बना दी गई, अचानक बाढ़ तूफान, है ना। साइबर आपदा प्रबंधन के लिए भी योजना बनाई गई, 12वीं में सोचा गया, और 13 के अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां जहां देश में जिस जगह पर जैसे आतंकी हमलों से निपटने के लिए, उनसे जांच के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई है ना, सुरक्षा बल बनाए गए हैं, याद आ रहा है, हमने पढ़ा है। जांच एजेंसी बनाई गई है, एनआईए बनाया गया है। उसी तरीके से साइबर अटैक से बचने के लिए राष्ट्रीय साइबर आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई और 13 के तहत इसको कार्यान्वित किया जा। पहला प्रयास 12वीं योजना के तहत राष्ट्रीय साइबर आपदा प्रबंधन योजना तथा उसे 13 के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया गया। अब लगा कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पर। पहली बार भारत में साइबर सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। नेशनल पॉलिसी का मतलब होता है एक बृहद रूपरेखा, साइबर सुरक्षा के लिए एक बृहद गाइडलाइन। पॉलिसी का मतलब होता है गाइडलाइन, और उसी के अकॉर्डिंगली योजनाएं बनाई जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो स्कीम एंड प्रोग्राम्स का जो निर्देशक होता है वो नीति होती है। डेवलपमेंट पॉलिसी, साइबर पॉलिसी, शिक्षा नीति पढ़ा होगा ना, जनसंख्या नीति, शिक्षा नीति, औद्योगिक विकास नीति, कृषि नीति, साइबर नीति, साइबर सुरक्षा नीति, जहां ये सारे विशेषज्ञ मिलकर के इस पर विचार विमर्श किए। और भारत चूंकि अब धीरे धीरे साइबर वर्ल्ड से लगातार जुड़ता जा रहा था, इसलिए जरूरत महसूस हुई कि साइबर सुरक्षा की दिशा में एक गाइडलाइन बनाया जाए। उसी गाइडलाइन के हिसाब से समय समय पर प्रोग्राम बनाया जाएगा और इसी दिशा में काम किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, पहला हमने लिखा था राष्ट्रीय साइबर आपदा प्रबंधन योजना, दूसरा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की गई। और इस सुरक्षा नीति के अंतर्गत ये 14 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया, जिनमें से निम्न प्रमुख है। इसमें से 3-4 उद्देश्यों को हमने केंद्र में रखा है बच्चा। पहला उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसी नीति के तहत उसको 13 जो केवल नेशनल लेवल पर था बच्चा, उसको राज्य और क्षेत्र के स्तर पर कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि 12वीं योजना काल में 13 का विस्तार किया गया और ये राष्ट्रीय से राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर विस्तारित कर दिया। इसको एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यभार सौंपा गया, जो पहले केवल सरकारी डिपार्टमेंट की साइबर सुरक्षा के लिए काम करती थी। तो पहला उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का पहला उद्देश्य जो मेन था कि राष्ट्रीय स्तर पर 13 एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी और इसके अंतर्गत क्षेत्र तथा राज्य से संबंधित अलग अलग सर्ट की स्थापना होगी और अलग अलग सर्ट काम करेंगे। क्लियर है? अलग अलग सर्ट काम करेंगे। इसके बाद इसी 13 में ही यह रखा गया कि एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक प्रोटेक्शन टीम बनाई जाएगी। प्रोटेक्शन टीम मतलब समझ में आ रहा है, जो प्रोटेक्ट करता, जो प्रतिरक्षण करता, जो भी हमारे परितंत्र हैं उसके प्रतिरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII के नाम से एक प्रोटेक्शन टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम का उद्देश्य CII का निर्धारण तथा प्रतिरक्षण करना होगा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्धारण करना होगा और प्रतिरक्षण करना होगा। और PPP 2013 में ऐसा महसूस किया गया कि अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बस में साइबर सुरक्षा नहीं है। प्राइवेट कंपनियों के साथ
प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करना होगा, क्योंकि यहां पर हमारे केंद्र या राज्य सरकार से ज्यादा समृद्ध है प्राइवेट सेक्टर। वो प्राइवेट सेक्टर देश का हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर बाहर का हो सकता है। ऐसे प्राइवेट कंपनियों के साथ जो बाहर की कंपनियां हैं, जो साइबर सुरक्षा प्रोवाइड करती है, किसी भी वो स्पेशलाइज्ड है, वो उच्च सैलरी देकर के बड़े बड़े एक्सपर्ट को हायर उसने कर रखा है, बड़े बड़े पैकेज पर उन्होंने रख रखा है, उनके साथ मिलकर इस दिशा में काम किया जाएगा और उनके साथ मिलकर देश के लोगों के जो मानव संसाधन क्षमता विकास है, मानव संसाधन के क्षमता विकास का काम किया और टारगेट किया गया कि 5 वर्षों में 5 लाख प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। यही है साइबर आर्मी बनाने का लक्ष्य रखा गया इस नीति में। ये हमारी साइबर आर्मी होगी। ये 5 लाख साइबर आर्मी अलग अलग ऑफिसेज, बड़े बड़े ऑफिसेज में कंप्यूटर के साथ बैठेगी। एक 56-57 नहीं, और कंप्यूटर के साथ बैठकर अपने देश के साइबर वर्ल्ड, महत्वपूर्ण कंप्यूटर परितंत्र की न केवल रक्षा करेगी बल्कि साइबर अटैक से अपने देश का बचाव या होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए काम करेगी। क्योंकि अब आने वाले समय में महसूस किया जा रहा है कि अब साइबर वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साइबर वारफेयर पर यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया। आज पूरा विश्व और भारत साइबर वार पर सोच रहा है। साइबर वार से कैसे हम बचाव करेंगे, इस पर सोचा जा रहा है। अब छोटे छोटे आक्रमण नहीं, अब वार की स्थिति में हम क्या करेंगे। सी, क्षमता विकास के लिए पीपीपी मॉडल का अनुसरण किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 5 लाख प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। क्लियर है बच्चा? 5 लाख प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। और इसमें एक और चीज किया गया कि जो भी साइबर अटैक है, डर है कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकता है, उनके स्रोतों को पहचानने का काम किया जाएगा। हमारे कुछ ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए टेक्निकल, जो उस सोर्स को आइडेंटिफाई करे जहां से कि साइबर अटैक हो सकता है। कुछ कॉमन टाइप के साइबर अटैक को आइडेंटिफाई करे और उसका काट खोजने का प्रयास करें, ताकि कैसे जब हम उसका काट टेक्निकली खोज के, टेक्नोलॉजिकली जब हम उसका काट खोज के रखे रहेंगे, तो हम इमीडिएट, अगर कोई ट्रोजन से करता है और अगर हमारे पास ट्रोजन का काट है, तो इमीडिएट हम निरस्त कर देंगे, उसको फेल कर देंगे, उसको रोक देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मॉलवेयर से अगर करता है, उसका काट है, डिफरेंट टाइप के फिशिंग, विभिन्न रूपों में सबका काट रखा जाए। साइबर आक्रमण के प्रमुख स्रोत पहचाने जाएंगे तथा उन पर आक्रमण कर उनको निरस्त करने की कोशिश की जाएगी। यही है बच्चा साइबर सुरक्षा की दिशा में किए गए प्रयास। अब हम क्या करेंगे कि हम साइबर सुरक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों को कुछ कैटेगरी में बांटकर और हम थोड़ा सा अलग अलग स्पेशलाइज होकर के उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और उस कैटेगरी में जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारी पहली कैटेगरी बनती है भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किए गए नीतिगत प्रयास। भारत में साइबर सुरक्षा की दिशा में किए गए नीतिगत प्रयास, और इसमें हम 2013 की नीति की चर्चा करेंगे और 2023 की रणनीति की चर्चा करेंगे। और फिर बारी आती है साइबर सुरक्षा की दिशा में किए गए कानूनी प्रयास। उसमें हम आईटी एक्ट 2000 की चर्चा संक्षिप्त करेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है उसमें अमेंडमेंट की चर्चा, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। पर 2023 में जो कानून बनाए गए, जो लेटेस्ट कानून है, उनकी हम चर्चा डिटेल करेंगे, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना। ये कानूनी प्रयास हो गया।
फिर हम इसी तरह का एक हेडिंग देंगे, साइबर भारत में साइबर सुरक्षा के हेतु किए गए संस्थागत प्रयास। उसमें हम विभिन्न संस्थाओं संगठनों की चर्चा करेंगे जो आज भारत के साइबर सुरक्षा की दिशा में लगे हुए हैं। फिर हम एक डायमेंशन और चौथा बना दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, सरकारी पहले। ठीक है, तो इतने में लगभग जितने प्रयास हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा पे प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा बच्चा, उस पर सुझाव संभावना बहुत सारे डायमेंशन के पूछे जा रहे हैं, तो इस पर हम लोगों का पकड़ अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमने इसको अलग अलग इसके पहलू को देखने का प्रयास किया है। ठीक है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए जो नीतिगत प्रयास अभी अभी मैंने कहा, वो नीतिगत प्रयास है 2013 का। सबसे पहला राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। और अभी अभी हमने कहा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के बारे में कि इसके जो उद्देश्य हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो 4 मुख्य उद्देश्य। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के 4 मुख्य उद्देश्य है बच्चा। पहला मुख्य उद्देश्य है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, एक है ना साइबर वर्ल्ड की रक्षा करना। इसको थोड़ा दूसरे लहजे में कहा गया है कि एक सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण का निर्माण करना और सुविधा प्रदान करना। कंप्यूटर और इंटरनेट के जो यूजर है, वो यूजर सुरक्षित हो और सुविधाजनक तरीके से कंप्यूटर को यूज करें, साइबर वर्ल्ड से जुड़े रहे। एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना, एक ऐसा पर्यावरण को निर्मित करना, ये एक प्रमुख उद्देश्य है। एक सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना। दूसरा भरोसा। 2013 की नीति में एक सुरक्षित साइबर वर्ल्ड का निर्माण, कंप्यूटिंग वातावरण का निर्माण और सुविधा प्रदान करना, और दूसरा भरोसा क्रिएट करना। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, सूचनाओं के आदान प्रदान करते समय पर्याप्त विश्वास रहे लोगों को, लोगों में कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा डेटा, हमारी सूचना सेफ रहेगी, उस पर कोई खतरा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में पर्याप्त विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, भरोसा बिल्डिंग करना, ट्रस्ट बिल्डिंग करना इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में, ताकि कहीं किसी को भी एक पैसे के लिए चिंता न हो, डर न हो। और यही नहीं, इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं साइबर स्पेस से, उनको डायरेक्शन भी देना, मार्गदर्शन भी करना, गाइडलाइन। साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए हितधारकों के कार्यों का मार्गदर्शन करना, हितधारकों के कार्यों का मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना। और चौथा है बच्चा, नागरिकों, व्यवसायों और सरकार, आम जनता, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायी कंपनी, बिजनेस करने वाले और गवर्नमेंट के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस वातावरण बनाना। सुरक्षित तो है ही, पहले में ही लचीला, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसमें हम अपने अलग अलग लोग अलग अलग आवश्यकताओं के साथ इस साइबर स्पेस से जुड़ सके और अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा साइबर स्पेस का निर्माण करना या साइबर स्पेस के वातावरण का निर्माण करना, ये 2013 में इन 4 उद्देश्यों को केंद्र में रखा गया। मैंने ऐसे वहां 14 दिया था बच्चा, लेकिन ये 4 उद्देश्य प्रमुख है। और इसको लेकर के क्या क्या और इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टर है, इसके लिए क्या क्या इसमें प्रावधान है, प्रोविजन है, ये हम लोग कल पढ़ते हैं, आज रहने देते हैं। तो कल हम लोग इसको पढ़ते हैं और कल के बाद 2020 में एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, उस पर भी थोड़ी चर्चा
हम लोग कर लेंगे और फिर कुछ कानूनी प्रयास की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, आज रहने देते हैं, कल हम लोग इसको खत्म करते हैं। 3 दिन हो गया बट थोड़ा कम कम ले रहे हैं क्योंकि कल तक है हमारे पास, कल हम लोग कर लेंगे। डन। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं बच्चा, मतलब जब हम लोग इस टॉपिक में हाथ लगा दिए हैं तो कमजोर नहीं रहेगा, आप चिंता मत करो। मैं हूं मतलब मेरी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप उसको कितना पढ़ते हो, आप उसको राइटिंग के लेवल पर कितना ले आते हो, ये आपके पास है, ये गेंद आपके पाले में रहेगी। मैं अपना जो काम है उसको प्रॉपर तरीके से कर दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम लोग। और एक और अनाउंसमेंट है, मैं कर देता हूं। हमारे यहां ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है और ये टेस्ट सीरीज आपका कल से शुरू होने वाला है। कल सुबह से टेस्ट चलेगा और हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मेरा ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूं उसका भी टेस्ट होगा, जो अभी मेंस के लिए है वो टेस्ट कल से शुरू होगा और उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी होगा, एक्सप्लेनेशन वाला आंसर भी दिया जाएगा। वो टेस्ट की सूचना मैंने आपको दे दी। जो भी बच्चे इस बार मेंस लिखने वाले हैं या फिर वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमें मेंस का टेस्ट लिखना चाहिए, आगे के लिए हमारी तैयारी होगी, वो कल से इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं, कल से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।